क्लासेस। माई सेल्फ विजय सर, योर इनर्जेटिक टीचर। आज के इस नए वीडियो में तो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 में बहुत स्टूडेंट्स को डाउट था और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर रिलेशन एंड फंक्शन पर वीडियो ला दीजिए। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगी रिलेशन एंड फंक्शन पे। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में काफ़ी डाउट होते हैं, जो कि आज से स्टार्टिंग से डाउट पूरा एक एक चीज़ क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। लेट्स गो। हम लोग का खुलने का फॉर्मूला क्या है, कोई भी क्लास स्टार्ट होने का फॉर्मूला क्या है? लेट्स गो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लेट्स गो, चैट सेक्शन में लिख दो लेट्स गो। चलो चलें इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो संबंध एवं फलन चैप्टर में। संबंध के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, क्रमित युग्म के बारे में और कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। इन दोनों को अच्छे से समझिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, 11th की चीजें हैं। इससे पहले आप पढ़े होंगे समुच्चय के बारे में, सेट्स के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आप इस वीडियो की सहायता से पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, सेट्स, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़े थे कहने का क्या मतलब, फर्स्ट चैप्टर था आपका, इतना तो भुलक्कड़ हो नहीं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। समुच्चय यानी कि सेट्स, आपने सेट्स को वहां पे कैसे डिफाइन किया था? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, आपने डिफाइन किया था। सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या है कि उस संग्रह में कौन कौन सी वस्तुएं हैं यह पता हो, कौन कौन सी संख्याएं हैं यह पता हो। और किसी भी समुच्चय को हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, और अल्फाबेटिकल लेटर जो होता है कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। आप तो उसको जान ही रहे होंगे, मोटी मोटी बातों को ध्यान रखिए हमेशा। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट ए है, हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं मान लो। ठीक है, बेसिक से एकदम बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी अभी भी नहीं समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है, अगर आप इन सबको देखने के बाद भी 11th की चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, 11th जरूरी है ना, थोड़ा सा बताना जरूरी है, 2-4 मिनट देख लेना इसको। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में 11th के वीडियो का लिंक है, आप उसको जा करके देखो, एक एक चीज पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेट ए है 1 2 3 4। अगर मान लो हम कहें कि इसमें 2 है, कोई सेट ए है इसमें 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं एलिमेंट ऑफ। ठीक है, एलिमेंट ऑफ का मार्क क्या है, ऐसे लिखेंगे, ई बना रहे हैं। ठीक है, और नॉट एलिमेंट होगा तो इसको कट कर देंगे। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया? ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? तो ऐसे हम लोग इसको बताते हैं। ठीक है, तो अभी ये कोई सेट ए है और यहाँ पर दूसरा सेट हम कोई बी ले रहे हैं, इस प्रकार से परिभाषित है। दो या तो दूसरा दूसरा नंबर ले लो, 6 7 और 8 है ना, 6 7 और 8 तीन संख्याएं ले लिए हैं इस तरीके से। अब ध्यान से समझना। अब बताओ अगर हम क्या करें, इनका हमको कार्तीय गुणन निकालना है। कार्तीय गुणन का मतलब, सबसे पहले आप इसको समझिए, क्रमित युग्म का मतलब। क्रमित युग्म क्या होता है? जिनका क्रम निश्चित हो, जैसे ए कॉमा बी है तो इनका क्रम निश्चित है, इसलिए हम इनको क्रमित युग्म कहेंगे। ठीक है, इनका क्रम कैसा है? निश्चित है, इसलिए हम इसको क्रमित युग्म कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, इसको तो हम क्रमित युग्म बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कहें बी कॉमा ए और ए कॉमा बी, क्या दोनों बराबर हैं? दोनों के क्रम अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ पे बी को हमने बाद में लिखा, ठीक, यहाँ पे बी को हमने पहले लिखा, ठीक, कुछ डिफरेंस है ना दोनों में, तो यानी उनका क्रम चेंज हो गया। जब क्रम चेंज हो गया तो वो एक जैसे अवयव नहीं माने जाएंगे। अब आपसे अगर कोई कहे ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये पॉसिबल नहीं है।
इज नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका क्रम चेंज हो गया है। ए कामा बी है तो यहाँ बी कामा ए है, ये दोनों अलग अलग क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे, बोथ आर डिफरेंस ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले तो समझ ही रहे होंगे कि जो दोनों क्या हैं, एक तरह के ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी एक तरह के क्रमित युग्म नहीं है। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा चीज समझिए, कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन का मतलब जैसे दो सेट आपको दिए हों ए और बी, अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यानी कार्तीय गुणन करना हो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालना आप क्लास 11th में सीखे थे, उसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे ए 1 2 3 4 है, बी 6 7 8 है, तो उसको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी जब आपको बनाना है तो एक अवयव, ठीक है, एक अवयव जो होगा इससे होगा सेट ए से और दूसरा अवयव सेट बी से होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्रमित युग्म बनाते हैं और उसी को हम कार्तीय गुणन कहते हैं ए और बी का। समझ में आया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। 1 और इधर वाला दूसरा ले लेंगे 6, फिर उधर का 1 लेंगे, फिर 7 1 7, ये आप 11th में पढ़ के आए हो, फिर 1 8, कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर देखो इसके आगे ही बना दे रहे हैं, अब इसके आगे क्या बना सकते हो, 1 8 हो गया, 2 6 बनाओ 2 6, फिर क्या बना सकते हो 2 7 हो गया, फिर क्या बना सकते हो 2 8 हो गया। तो इन सबका क्रम जो है निश्चित है, तो ये सभी क्या है, क्रमित युग्म है, ठीक है। अब चलिए और भी देख लीजिए आगे नेक्स्ट, यहाँ से आप 3 6 3 7 3 8 ऐसे ऐसे बढ़ा लोगे और आगे क्या हो जाएगा 4 6 4 7 4 8, लास्ट में क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनाओगे तो लास्ट में जो बनेगा 4 8 आएगा, ठीक है। लास्ट वाला टर्म हम बना दे रहे हैं 4 8, ठीक। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम कार्तीय गुणन बना देते हैं। तो अब आशा करते हैं आपको कार्तीय गुणन बनाना तो आ ही गया होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप कार्तीय गुणन बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपना जो टॉपिक है उस पर। अब बात करेंगे संबंध के बारे में। तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और इन सबको याद करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, तो इन सबको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट अब जो हमारा टर्म आता है नेक्स्ट हेडिंग, वो आता है रिलेशन के बारे में। यहाँ से आपका क्लास 12th स्टार्ट होता है। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था, अगर आपको 11th की चीज़ों में अच्छा नॉलेज नहीं था तो पहले आप 11th की चीज़ों को स्टार्टिंग वाले चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से कवर नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, रिलेशन के बारे में समझते हैं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे मान लो आपके घर में ही आपके माता पिता से आपका संबंध होगा, कोई आपके पापा होंगे, कोई आपकी मम्मी होंगी, ठीक, कोई आपके भाई होंगे, कोई आपकी बहन होंगी, सबका एक दूसरे में रिलेशन है, ये भी एक प्रकार का संबंध है, ठीक है। तो संबंध का मतलब होता है, अगर हम सार्थक अर्थ की बात करें तो सीधे सीधे एक वस्तु से दूसरे वस्तु को संबंधित करना ही संबंध कहलाता है, ठीक है, कि जैसे इस वस्तु से उसका रिलेशन है, ठीक, रिलेट कर रहा है, इसी को हम संबंध कहते हैं। अब चलिए संबंध की हम एक्चुअल डेफिनेशन इन एग्जांपल्स की सहायता से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, अगर मान लो यहाँ पे मैं 8 12th लिखा हूँ, 8 12th लिखने का मतलब मैं एक उदाहरण आपको समझाने के लिए लिया हूँ संबंध को। जैसे एग्जाम्पल समझो, आप 12वीं में आ गए हो, ठीक, 11th में आपके कुछ साथी दोस्त भाई बहन कोई होंगे ना, या रिलेटिव कुछ होंगे कोई, तो देखो, तो जो भी होंगे, अगर मान लो 12th वालों को ए से डिनोट किया जाए, सेट ए से, ठीक, और 11th वालों को सेट बी से डिनोट किया जाए, तो दो क्लास के बच्चों को डिनोट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो क्या कर दिया जाए, यहाँ पे देखो पहला कंडीशन बना दिया गया है, यही सब कंडीशन ही रिलेशन का काम करती हैं, ठीक है। अभी आपने 11th में पढ़ा होगा कि रोस्टर विधि और गुण नियम व गुण विधि, दो विधियों के बारे में पढ़ा होगा, समुच्चय को निरूपण करने की, यानी कि समुच्चय को दर्शाने के लिए, किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए आप दो रूल को पढ़े होंगे। फर्स्ट रूल जो था रोस्टर मेथड और सेकेंड रूल क्या था, गुण विधि या नियम विधि, ठीक है, रूल मेथड। तो इन दोनों मेथड को आप अच्छे से जाने होंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, कौन सी विधि आप जान रहे होंगे, कौन सा मेथड है, रूल मेथड है, यानी नियम विधि।
नियम या गुण विधि इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, अवयवों के गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन में क्या किया गया है, लिख दिया गया है ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच डेट ए कॉमा ए बी का भाई है। आपको पढ़ने भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, कैसे पढ़ रहा हूं मैं, देखो ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच डेट ए बी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर मान लो जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, ध्यान से समझना, और जो स्मॉल बी है स्टूडेंट वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। समझ रहे हो इतनी बात को, ठीक है। तो अगर मान लो कहा जाए कि आप 12th में हो, आप ए हो, ठीक, और जो आपका मान लो बी जो है आपका छोटा भाई है, ठीक, तो हम कह सकते हैं ए बी का भाई हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं रिलेशन के, ठीक है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच डेट ए कॉमा बी ए बी की बहन है। यानी क्या हो सकता है, ए जो है कोई लड़का है और बी उसकी बहन हो सकती है जो 11th में पढ़ती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं बातों को। ऐसे भी रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। जैसा कि अभी हमें क्लियर मालूम नहीं है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट है, इस तरीके से हम तर्ज पर कई तरीकों से मानेंगे। जैसा कि तीसरा वाला माना गया है, ए की आयु बी से कम हो सकती है, यानी जो बी होगा वो बड़ा हो सकता है, जो बी है क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बी यहाँ पर जो माना गया है वो बड़ा हो सकता है, ठीक। क्या किया गया है, ए की आयु बी से कम हो, ठीक। तो जो ए जैसे कि 12th में जो लड़का पढ़ता है उसकी आयु उससे कम होगी, ये तो स्टेटमेंट गलत मान दिया गया है। यहाँ पर आप ए बी कर सकते हो, बी ए, यानी बी की आयु ए से कम है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो जो ज्यादा एज का बच्चा होगा मैक्सिमम, अभी मैं इतिहास की बात नहीं करूंगा, जो मैक्सिमम ज्यादा उम्र के बच्चे होते हैं वो अपर क्लास में होते हैं, कम उम्र के बच्चे नीचे क्लास में होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट बी की आयु ए से कम है। ऐसे स्टेटमेंट काफी ज्यादा दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको लिखा है, ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन की। तो बच्चों जानो डेफिनेशन आप कैसे दोगे रिलेशन की, देखो डेफिनेशन आप कैसे दोगे ये जानो। आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो ए क्रॉस बी के बारे में। अगर मान लो यहाँ पर ए क्रॉस बी बनाया जा रहा है, जैसे मान लो एक ए में कोई कोई सेट ए है, जैसे वहां पर आप बनाए थे रिलेशन अभी थोड़ा देर पहले, 1 और 2 इसमें दो एलिमेंट हैं, और कोई सेट बी है इसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी जब निकालोगे, यही निकाल लो, नीचे दिखाई दे रहा है ना। अगर ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी निकालो, चेक करो, 1a क्या मिलेगा, मझुला कोष्ठक बनाएंगे, 1a मिडिल ब्रैकेट में, ठीक, 1a 1b नेक्स्ट क्या बनेगा 2a और इसके बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से 2b, यहीं पर ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। तो ऐसा ये ए क्रॉस बी बनेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ध्यान देना, ऐसा ये जो बनेगा, ध्यान देना, ये बनेगा ना। तो ये जो बना है स्टूडेंट, इसी तरीके से डेफिनेशन हम देंगे कि रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी का ऐसा उपसमुच्चय, ठीक है, जिसमें ए क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव सम्मिलित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जैसे कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे। तो यही आपका डिफिनीशन है, लिखेंगे ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, हिंदी मीडियम से हो तो पहले लिख लो, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही संबंध द्वारा परिभाषित होता है, संबंध द्वारा परिभाषित होता है। आपको समझ में आया होगा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही संबंध द्वारा परिभाषित होता है। आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is defined as a relation
समझ में आया? यानी कि जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, वही एक रिलेशन कहलाता है ए और बी से। ठीक है, ए और बी से, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। इसको हम और भी क्या कहते हैं, आर सच डेट। ठीक है, इसको और भी हम क्या कहते हैं, आर सच डेट ए मैप टू बी, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, आर सच डेट ए मैप टू बी भी हम दिखा सकते हैं। ठीक, अब जब आप, ये तो अभी 11th का डेफिनेशन था, अभी आप 12th में आ गए हैं, तो 12th में क्या होगा, ए क्रॉस बी के जगह स्टूडेंट ए क्रॉस ए होगा। यानी जो भी सेट हो, अगर बी क्रॉस बी हम लेते हैं, ए क्रॉस ए, यानी जो भी सेट है वो खुद से कार्तीय गुणन करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, कार्तीय गुणन करेगा, और वो खुद के ही एलिमेंट से संबंधित होगा। जैसे समझिए, ए क्रॉस ए कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल ए होगा वो भी कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो बी होगा वो भी कहां से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से। यानी दोनों अवयव एक ही सेट से होंगे। ठीक है, दोनों अवयव एक ही सेट से होंगे। अब आप जब पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार में, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो वहां से आप जानेंगे कि कौन सा रिलेशन होगा। जैसे कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के जो रिलेशन हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक से। जब वो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब वो तीनों होते हैं तो आपका जो भी रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी तुल्यता संबंध वहां पर स्थापित होता है। तो इसके लिए आपको इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं आपको संबंध में, रिलेशन में अभी कोई डाउट नहीं होगा। रिलेशन का डेफिनेशन भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसा कि हम आपको बना करके दिखा दें, ए क्रॉस ए से, इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके जब भी आप, अब ए क्रॉस ए बनाओगे तो ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, इस डेफिनेशन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का, इसे ही हम रिलेशन कहते हैं। इतना आप लिख दोगे, रिलेशन का डेफिनेशन बन गया। समझ में आया? यही आपके रिलेशन का डेफिनेशन है। ये आपका क्या है, सबसेट का मार्क है, मार्क ऑफ सबसेट, एंड आर फॉर रिलेशन, एंड ए क्रॉस ए क्या है, कार्तीय गुणन है ए और ए का, ए से ए का संबंधित यहाँ पर बताया जा रहा है अवयव क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से अगर बनाया जाए ए क्रॉस ए को, तो 1 1, ठीक, फिर 1 2, 1 का 2 के साथ, ठीक, फिर इसी तरीके से अगला अवयव भी बनेगा। क्या बनेगा बताओ? देखो, जैसे कि मान लो ए क्रॉस ए है, ठीक, अब बना रहे हो इसको, अगर मान लो ए बराबर, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख लो, 1 2 यहाँ भी लिख लो, दूसरा भी ए लिख करके 1 2 यहाँ भी लिख लो। अगर नहीं समझ पाते हो तो ध्यान दो, ये यही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आप लिखते हो ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1। ठीक है, आप यही सोच रहे हो खत्म नहीं होगा, अभी और जाएगा। देखो 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 1 कॉमा 2 हो गया, 2 कॉमा 1, यहाँ से क्या लिखोगे, 2 कॉमा 1, और अभी क्या बाकी है, 2 कॉमा 2। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, दो दो सेट लेकर के आप चेक कर सकते हो। अगर आप गलती करते हो तो, गलती कभी नहीं करोगे अगर आप ऐसे करते हो, 2 1 2 2, 2 1 और 2 2 यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो कभी भी मिस्टेक करने के चांस नहीं होंगे। ठीक है, ए क्रॉस से यहाँ दो बार निकाल दिया गया, इसलिए यहाँ पे इरेज करता हूँ, आपको समझाने के लिए 2 बार लिख करके मैं लगाया हूँ। तो इस तरीके से ए क्रॉस ए निकलता है। समझ में आया आपको ए क्रॉस ए कैसे निकला? अब अगर आपसे कोई कहे कि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ये आपका रिलेशन का जो भी डेमो वीडियो था, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, या तो समय बचता है तो इसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कोई एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, तो अभी तो ये एग्जाम्पल आपने देखा, काफी अच्छा एग्जाम्पल था। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, उन सबको भी जान लीजिए। तो इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब आ रहा है भूत, थोड़ा ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार, काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्टूडेंट।
इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो प्रकार होता है स्टूडेंट, रिक्त संबंध। जैसा कि आप 11वीं में रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ के आए हो। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन। इंग्लिश वाले भी इसको देख करके समझिए, इम्पटी रिलेशन। ठीक है, इम्पटी रिलेशन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इम्पटी सेट की अगर हम बात करें, यानी कि रिक्त समुच्चय की, तो आप 11वीं में पढ़ के आए हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसा संबंध, ऐसा ए से ए में परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल देकर के मैं समझाऊं, एक एग्जांपल देकर के समझाऊं। ठीक है, ए क्रॉस ए का अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी अवयव न हो। जैसे कि एग्जांपल समझो भी, आप इजी तरीके से समझ जाओगे। जैसे कोई रिलेशन है, इस प्रकार से परिभाषित है कि ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। ये आपको दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक, और यहाँ पर कोई सेट ए हम ले लिए हैं। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर सेट ए से ए में संबंध हम करें, ए से ए में संबंध अगर हम निकालें, तो कोई ऐसा अवयव बताओ कि इसमें से किसी नंबर को हम ए माने और दूसरे को बी माने, और एक दूसरे में से घटाएं तो 10 मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है? ए को कोई नंबर इसमें से मान लो और बी को कोई नंबर मान लो, कोई सा भी संख्या मान लो, और जब एक दूसरे में से घटाओगे तो क्या 10 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशन बनेगा स्टूडेंट, ये खाली होगा। ऐसे ऐसे दो मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझुला कोष्ठक बना करके छोड़ देंगे, खाली खाली। अब गाना मत याद करो, इसमें खाली खाली। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? 5। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 5 से। हमेशा याद रखिएगा किससे किससे डिनोट करते हैं? इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। रिक्त संबंध को हम लोग हमेशा 5 से डिनोट करते हैं। इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए हम इसको 5 से डिनोट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका डेफिनेशन आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो, जो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा स्टूडेंट, जो भी रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट जो होगा, ठीक, ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, क्या होगा? ब्लैंक, यानी कि खाली होगा। ये आपका इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हो, एकदम खाली खाली होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप रिक्त संबंध को तो समझ ही गए होंगे। अभी देखिए, हम आपको 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 के एक एक क्वेश्चन को कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, जो अपना सेकंड है, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान से समझिएगा, बार बार हम सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब 11वीं में थे तो ए क्रॉस बी करते थे, अब यहाँ पे ए क्रॉस ए करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ए क्रॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, उसका जो प्रत्येक अवयव है, जैसे मान लो उसका जो प्रत्येक अवयव है ए के सभी अवयवों से संबंधित होते हैं, तो हम कह देंगे कि यह एक प्रकार का यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है। जैसे आप ऐसे करके भी बनाए होंगे क्लास 11वीं में। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 5 6 7 8 है। ठीक है, तो ये वाला इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, कोई जरूरी नहीं ये वाला इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। अब देखो, इसका जो प्रत्येक अवयव है, इसके सभी अवयवों से संबंधित है, यानी संबंध रखता है। ए रिलेट टू ए पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये भी ए है, बट यहाँ पर ए और बी दिखा दिया गया है, चेंज है नंबर। तो अब यहाँ पर हम ए और ए दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 ले लेते हैं, सेम सेम नंबर रहेंगे, तभी तो ए क्रॉस ए होगा। तो अब यहाँ से आपको बताने का प्रयास करें तो ए का जो अवयव है सभी अवयवों से संबंधित है, ए के प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से संबंधित है, इसलिए रिलेशन क्या है? सार्वत्रिक रिलेशन, यानी यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। इसको डिफाइन करने के लिए देखो, जो ए क्रॉस ए होता है, ठीक, वो आर के बराबर होता है, यानी आर जो होता है, उल्टा लिख दिया क्या,
कोई बात नहीं, इधर उधर लिख ही सकते हो। आर बराबर क्या, ए क्रॉस ए होता है। पूरा पूरा अगर ए क्रॉस ए है आर बराबर, तब हम कह देंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आर बराबर ए क्रॉस ए कहने का मतलब प्रत्येक अवयव जो है इसके प्रत्येक अवयव से यानी सभी अवयवों से संबंधित हो, ठीक है, कोई भी अवयव छूटे ना। और आगे अभी आप जानेंगे रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में, प्रांत परिसर, इन सबको जानना काफी इंपॉर्टेंट है और आप 11वीं में पढ़ के आए भी हो, अच्छे से समझोगे आशा करते हैं। और इधर हमने क्या बताया, आर जो होगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, और जो कि क्या होगा फाई के बराबर यानी खाली होगा, ठीक है। सब में वही काम है, लेकिन खाली यहाँ पर खाली होगा, यहाँ पर पूरा पूरा अवयव होगा। तो यहाँ पर आर इज सबसेट ऑफ फाई लिख सकते हो, ठीक, खाली। अब इन दोनों को आप समझ गए हो, तो अब हम बात करते हैं तीसरे हेडिंग की। जो तीसरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की हेडिंग है वो है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का मतलब जानते हो क्या होता है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन यार, ए है यहाँ पे देखना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा संबंध, ठीक है, जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में तीनों हो, तीनों पॉसिबल हो, वहीं पर हम कहेंगे कि कोई संबंध तुल्यता संबंध स्थापित करता है या तुल्यता संबंध है, अन्यथा उस रिलेशन के अंदर तुल्यता संबंध नहीं होगा। समझ में आया, ध्यान दो, इन ऊपर वाली चीजों को मिटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह हो जाएगा, ठीक है, समझो ध्यान से। देखो तुल्यता संबंध अब बीच में लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखते हैं तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार मैं लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने कहा सर आप म्यूजिक नहीं आ रही है, तो मैंने बोला यार मैं गाना गा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, हंसना मत, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में तीन चीजों को याद रखना काफी जरूरी है। सबसे पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है तुल्यता संबंध। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक यानी कि सममित, सममित सिमेट्रिक, और तीसरा होता है स्टूडेंट ट्रांजिटिव यानी कि क्या होता है, संक्रमक, ट्रांजिटिव। ध्यान दो, तुल्यता संबंध में तीन चीजें होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। जब ये तीनों आपको क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे तुल्यता संबंध को। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं भी विचलित हुए, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, इन सारे क्वेश्चंस में कहीं भी ध्यान हटाना मत, ठीक है। पहला देखो स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य में यार ध्यान दो, जो अवयव होंगे ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है, अगर बी है तो बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, इस तरीके से ए एलिमेंट आर होना चाहिए। और यहाँ पर ए कहाँ से बिलोंग करेगा, जो ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, दोनों एलिमेंट एक ही जगह से रहेंगे, एक ही सेट से रहेंगे। अब तो आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक। और दूसरा जो सममित है, अभी मैं आपको ऐसे सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, अभी एग्जांपल दूंगा, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो सिमेट्रिक यानी सममित, अगर मान लो ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, तब हम यहाँ कह सकते हैं ए कॉमा बी अगर एलिमेंट आर में है, ठीक, तो बी कॉमा ए, इसी का उल्टा ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, समझ में आ रहा है, ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, ठीक है, पी कॉमा ए तो ए कॉमा पी, उसी का उल्टा होगा। जैसे 3,2 है तो 2,3 लेंगे बाद में, एलिमेंट ऑफ आर, ये दोनों कंडीशन अगर काम करती है तो वह संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव के लिए, संक्रमक के लिए, अगर यहाँ से हम बात करें ए कॉमा बी कॉमा सी,
तीनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, एज्यूम्स कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, ए बी सी तीनों ए से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है, तो बी कॉमा सी भी आर से अगर बिलोंग कर दिया सपोज डेट, तो तीसरा ऑटोमेटिकली ए कॉमा सी जो है आर से बिलोंग कर जाएगा। तो जब ये तीनों कंडीशन आपको मैच कर जाए, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, नेक्स्ट ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, अगर ये तीनों मिल जाता है आपको, ठीक है, तब आप क्या कर दोगे, जो रिलेशन है वो कैसा है, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव वाला भी खेल खत्म, फंडा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यार। अब देखो एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे बस। जैसे पहला के लिए अगर हम स्वतुल्य के लिए एग्जाम्पल लें, स्वतुल्य के लिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, स्वतुल्य के लिए कोई एग्जाम्पल ले लो भाई, आर बराबर कैसे है, 1,1 1,2, ठीक है, इस तरीके से 2,2, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 1,1 2,2 दोनों चीजें हैं, यानी आपको क्या मिल गया, अगर ये वाला कंडीशन आपको मिल जाएगा तभी तो स्वतुल्य कहोगे। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, तो 1,1 2,2 दो चीज मिल गया, तो 1,1 एलिमेंट ऑफ आर में है, इसलिए एक ही चीज दिखाएंगे, नहीं कि चार ठो है तो चारों लिख करके दिखाएं, बस एक लिख दीजिए काम हो जाएगा। 1,1 एलिमेंट ऑफ आर, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है यानी कि स्वतुल्य है, क्या लिख देंगे हिंदी में, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य है। अब देखिए अगर हम बात करें, ये अपना क्वेश्चन, अगर हम बात करें क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है बताओ, सोचो जरा, ए कामा बी आर का हो, ठीक है, और बी कामा ए भी आर का हो, यानी ए कामा बी 1,2 तो आर में है, लेकिन 2,1 आर में है नहीं है, तो आपको क्या मिला, 1,2 एलिमेंट ऑफ आर, बट 2,1 इसमें नहीं है, तो 2,1 नहीं है, तो 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये आर में नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यह सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है यानी कि सममित नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। अभी तो यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, अभी भी कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक नीचे है, उसको भी ज्वाइन करो, काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, पूरा पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर के जितने लिंक हैं सब कुछ आपको वहीं शेयर किए जाएंगे टाइम टू टाइम, और जल्द ही आपके जो भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से हमारे साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, बस अपने ही देख कर तुम लोग सोचते हो बस हम ही देख करके पढ़ लें, सबको शेयर करोगे कंपटीशन बढ़ेगा। और वहाँ टेलीग्राम पे डेली क्विज चल रहा है, अब डेली आओ क्विज खेलो और इनाम जीतो, ठीक है। चलो यहाँ देखो ट्रांजिटिव के लिए अब चेक करो जरा, तो ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा सी, ए कामा सी, तो यहाँ से अगर मान लो हम कह दें 1,2 एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन 2,3 एलिमेंट आर में नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन तो मिल गया लेकिन और कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, एक कंडीशन तो मैच कर गया लेकिन और कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, यानी आप क्या लिख दोगे, 2,3 2,2 अगर ले लेते हो, ये वाला दूसरा भी काम कर गया लेकिन एक और नहीं काम करेगा, 1 और 2, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1,2 एलिमेंट ऑफ आर है बट 2,3 नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, और 2,3 जब आएगा तो 1,3 भी आना चाहिए, तो 1,3 भी नहीं है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो जब ये तीनों नहीं है तो क्या है भाई, सिमेट्रिक, तो पहले ही चेक कर लिया, अभी क्या चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, जब ये दोनों कंडीशन नहीं काम कर रही है तो ट्रांजिटिव
नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपको पढ़ाना लिखाना काफी इजी प्रोसेस है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट काम का। ठीक है, आप लोग अच्छे से सब नोट कर लेना, काफी जरूरी चीजें हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी, ठीक है, लगाएंगे। तभी तो आप विजय सर के चेले कहलाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इन सबको नोट कर लेंगे। मैं इरेज करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, इरेज कर। एक परिभाषा और है, समझना जरूरी है। आइडेंटिटी, हमको लग रहा है साइड बुक वगैरह में दिया होगा आपको रिलेशन, लेकिन कहीं दूर दूर तक एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन समझ लो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो जैसे कोई रिलेशन है, रिलेशन कहने का मतलब ये है कि कोई रिलेशन इस प्रकार से हो, ए बराबर ए। ये कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट हम ले रहे हैं, दोनों ए ही होगा, इस सेट में ए बी सी डी हैं, इधर भी ए बी सी डी ही होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है ए जो है बी से ना कांटेक्ट हो, ए जो है बी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? किससे कांटेक्ट होना चाहिए? ए से, यानी अपने आप से, अपने आप से ही कनेक्ट होगा। बी बी से, सी से और डी डी से, यानी ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी और डी बराबर डी। तो ऐसा जो संबंध होता है, ऐसा जो रिलेशन होता है, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। कॉमेडी वाला लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आशा करते हैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी पूरा तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ तक के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 तक हमने पहुँचा दिया है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लगा सकते हैं, और चाहें क्या, लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका होमवर्क है कल का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लगाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। या तो आप पर्सनली चैट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, वहाँ से मैं आपसे ग्रुप डिस्कशन करके आपके पूरे डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारी पहली वीडियो थी रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th की। और भी अवकलन समाकलन के पुराने वीडियोज अपलोडेड हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर देखो भाई, ये वाली वीडियो भी देख लो, अवकलन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप अवकलन तो सीख ही जाओगे। ठीक, और इधर जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है, अगर आपका भाई 10th में हो, ठीक है, उसको जरूर बोलना देखने के लिए। और वो भी अगर अलग फोन चलाता हो तो उसे भी सब्सक्राइब करने जरूर बोलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लेंगे।